नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेफ्टी ओशन में। मैं चंदन प्रताप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक स्कैफोल्ड सेफ्टी के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि ये स्कैफोल्ड का डेफिनेशन क्या होता है, स्कैफोल्डिंग पे काम करने में हजार्ड्स क्या क्या होते हैं, जो पोटेंशियल हजार्ड्स होते हैं उसके बारे में, स्कैफोल्डिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, साथ ही टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करेंगे कि स्कैफोल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा ब्रेसिंग्स क्या होती है और ब्रेसिंग्स कितने प्रकार की होती हैं, उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड एज पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से स्कैफोल्ड कितने प्रकार का होता है। तो इन सभी बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे आज की हमारी टॉपिक बेसिक स्कैफोल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्कैफोल्ड सेफ्टी। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्ड का डेफिनेशन है, स्कैफोल्ड्स आर डिफाइंड एज टेम्पररी एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म एंड देयर सबस्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर सपोर्टिंग वर्कर्स, मटेरियल और बोथ। यानी कि स्कैफोल्ड एक ऐसा टेम्पररी वर्क प्लेटफॉर्म होता है जिसे काम के अनुरूप बनाया जाता है और काम खत्म होने के बाद उसको डिसमेंटल किया जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसे टेम्पररी प्लेटफॉर्म्स को स्कैफोल्ड कहा जाता है। अब जानते हैं स्कैफोल्डिंग के जो मटेरियल्स होते हैं, यानी जो स्कैफोल्डिंग पाइप होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, इनके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो स्कैफोल्ड पाइप होता है जो स्टील का होता है और इनकी लंबाई मुख्यतः 3 मीटर और 6 मीटर की होती है। साथ ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें 1 मीटर या 2 मीटर की लंबाई में भी पाया जा सकता है। इसका लगभग वेट 20 केजी का होता है। अगर 6 मीटर की स्कैफोल्ड की पाइप है, उसका वजन लगभग 20 केजी का होता है। इसकी नॉमिनल बोर जो होती है 40 mm की होती है। इसका ओडी 48 mm का होता है। चलिए अब जानते हैं स्कैफोल्ड के पोटेंशियल हजार्ड के बारे में। ये एक स्कैफोल्ड पे काम करने के दौरान उसके पोटेंशियल हजार्ड क्या क्या होती है, जो विजुअल्स भी होते हैं, जिसमें पहला होता है फॉल ऑफ पर्सन, दूसरा होता है फॉल ऑफ मटेरियल, तीसरा होता है स्कैफोल्ड कोलैप्स और चौथा होता है प्रेजेंस ऑफ नियर बाय इलेक्ट्रिकल एंड प्रोसेस इक्विपमेंट्स। तो ये पोटेंशियल हजार्ड्स होते हैं स्कैफोल्डिंग के। पोटेंशियल हजार्ड यानी कि फॉल ऑफ पर्सन ऐसा क्यों होता है स्कैफोल्डिंग में? तो इसके मुख्य कारण होते हैं फुल बॉडी हार्डनेस का इस्तेमाल नहीं करना, साथ ही फुल बॉडी हार्डनेस को प्रॉपर तरीके से एंकर नहीं करना। इसके अलावा फुल बॉडी हार्डनेस को एक वीक स्ट्रक्चर में या फिर किसी पाइप में एंकरेज करना, या फिर फुल बॉडी हार्डनेस का उपयोग करने की जानकारी का ना होना। तो अगर वर्कमैन इनमें से किसी भी प्रकार का वायलेशंस करता है तो स्कैफोल्डिंग से फॉल ऑफ पर्सन का जो हजार्ड है वो क्रिएट होता है। दूसरा हजार्ड है फॉल ऑफ मटेरियल। फॉल ऑफ मटेरियल का फैक्टर क्या है, ये किस प्रकार से क्रिएट होते हैं? तो स्कैफोल्डिंग्स में टोबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना, साथ ही स्कैफोल्डिंग में प्लैंक्स का इस्तेमाल नहीं करना, या फिर जो टूल्स या टैकल्स का हम इस्तेमाल स्कैफोल्डिंग के ऊपर, उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर रख के कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से बंधे हुए न होने के कारण फॉल ऑफ मटेरियल का हजार्ड क्रिएट होता है। तीसरा जो पोटेंशियल हजार्ड है स्कैफोल्ड कोलैप्स होने का, यानी कि स्कैफोल्ड का गिर जाने का, जिसके फैक्टर्स होते हैं ओवरलोडिंग ऑफ स्कैफोल्डिंग, अनइवन सरफेस, ब्रेसिंग जो है प्रॉपर तरीके से नहीं होना, साथ ही स्कैफोल्ड के क्लैंप्स होते हैं उसको प्रॉपर्ली फिक्स नहीं किया जाता है या फिर मिसिंग होते हैं, स्कैफोल्डिंग का प्रॉपर तरीके से प्लम्ब ना होना, स्कैफोल्ड के जो मटेरियल है वो सब स्टैंडर्ड होते हैं। इसके अलावा वेदर कंडीशन जो है, जैसे कि हाई रेन, हाई विंड वेलोसिटी, ये सभी जो है मुख्य कारण होते हैं स्कैफोल्ड कोलैप्स होने के लिए। चौथे पोटेंशियल हजार्ड्स में होता है प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड प्रोसेस इक्विपमेंट। अगर जहां पे स्कैफोल्ड का निर्माण हुआ है उस जगह पे किसी भी प्रकार का पावर लाइंस या फिर किसी भी प्रकार के अगर प्रोसेस लाइन होते हैं तो उससे स्कैफोल्डिंग में ये हजार्ड क्रिएट होता है। तो ये ध्यान रखें कि जब भी आप स्कैफोल्ड का निर्माण कर रहे हैं उसके आसपास किसी भी प्रकार का अगर प्रोसेस इक्विपमेंट है या फिर इलेक्ट्रिकल लाइंस है तो उसके लिए एडिशनल प्रिकॉशन, साथ ही एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए स्कैफोल्ड के निर्माण के लिए। अब बात करते हैं स्कैफोल्डिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में, स्कैफोल्ड में इस्तेमाल होने वाले कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिसमें पहला होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है? तो अ ट्यूब यूज एज ए वर्टिकल सपोर्ट और कॉलम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्कैफोल्ड एंड ट्रांसमिटिंग ए लोड टू द ग्राउंड और बेस प्लेट। यानी कि स्कैफोल्डिंग के निर्माण में एक सपोर्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले ट्यूब यानी कि स्कैफोल्ड पाइप को स्टैंडर्ड कहते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है लेजर। तो लेजर क्या होता है? तो अ ट्यूब स्पैनिंग हॉरिजेंटली एंड टाइंग ए स्कैफोल्ड लॉन्गिट्यूडली विच में एक्ट एज ए सपोर्ट फॉर पुटलॉग और ट्रांसोम। यानी कि एक क्षैतिज रूप में पाइप का इस्तेमाल किया जाता है जिसका काम होता है पुटलॉग और जो ट्रांसोम का हम इस्तेमाल करते हैं उसके सपोर्ट के लिए, तो उसे लेजर कहते हैं। तीसरी टर्मिनोलॉजी होती है बे। व्हाट इज ए बे? द स्पेस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ टू एडजस्टमेंट स्टैंडर्ड्स अलोंग द फेस ऑफ ए स्कैफोल्ड। यानी कि दो वर्टिकल पाइप के बीच की जो दूरी होती है उसे बे लेंथ कहते हैं, यानी बे कहते हैं। इसके बाद आती
आती है बेस प्लेट। बेस प्लेट क्या होता है? अ प्लेट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड फ्रॉम ए स्टैंडर्ड, यानी कि एक ऐसा प्लेट जो वर्टिकल पाइप है उसका लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उस प्लेट को बेस प्लेट कहते हैं। बेस प्लेट का मिनिमम साइज जो है 150 mm इंटू 150 mm का होना चाहिए और ये 6 mm थिक होना चाहिए। अगली टर्मिनोलॉजी है सोल प्लेट। सोल प्लेट क्या होता है? तो सोल प्लेट उसे कहते हैं जो कि मेटल का बना होता है, जिसकी साइज 300 इंटू 300 mm की होती है और जिसका काम बेस प्लेट से लोड को जमीन पर विस्थापित करने के लिए किया जाता है, उसे सोल प्लेट कहते हैं। अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्रेसिंग क्या होती है। तो ब्रेसिंग जो है मुख्यतः क्रॉस ब्रेसिंग, डायगोनल ब्रेसिंग, लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग, ट्रांसवर्स ब्रेसिंग यानी कि टेंशनल ब्रेसिंग और जिगजैग यानी कि डॉगलेग ब्रेसिंग। ब्रेसिंग को इन मुख्य नामों से जाना जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड के बारे में, यानी कि स्कैफोल्ड कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड अगर हम बात करें एज पर प्लान, जिस तरीके के हमारे प्लान होते हैं उसमें मुख्यतः 3 पाए जाते हैं, जिसमें स्टैटिक टावर, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड एंड बर्ड केज स्कैफोल्ड। ये 3 स्कैफोल्ड मुख्यतः एज पर प्लान बनाए जाते हैं। साथ ही टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड में अगर हम बात करें एज पर यूजेज, यानी हमारे यूजेज के हिसाब से, तो कितने प्रकार के होते हैं, तो जिसमें आता है मुख्यतः ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड, सस्पेंशन स्कैफोल्ड, मोबाइल स्कैफोल्ड और टावर स्कैफोल्ड। तो ये मुख्यतः स्कैफोल्ड यूजेज के हिसाब से बनाए जाते हैं, यानी कि हमारे काम के अनुरूप इनका निर्माण किया जाता है। आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड एज पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लोड कैपेसिटी के हिसाब से स्कैफोल्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो लोड कैपेसिटी के हिसाब से स्कैफोल्ड 3 प्रकार के होते हैं, जिनको मुख्यतः लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी एंड हेवी ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। लाइट ड्यूटी में मैक्सिमम बे लेंथ जो होता है, यानी कि एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड की जो बीच की दूरी होती है वो 2.7 मीटर की होती है। मीडियम ड्यूटी में मैक्सिमम बे लेंथ 2.4 मीटर का रखा जाता है। साथ ही अगर आप हेवी ड्यूटी के स्कैफोल्ड का निर्माण कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम बे लेंथ जो है 1.8 मीटर की होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की हमारी टॉपिक बेसिक स्कैफोल्ड आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल सेफ्टी ओशन को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। हम अपनी अगली वीडियो में लेके आएंगे पूरी टेक्निकल जानकारी स्कैफोल्ड सेफ्टी के बारे में। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।